हमारे पास मान लो कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर हमारे पास ऐसे, और इस स्फीयर का रेडियस है मान लो कैपिटल आर। ये टॉपिक ना मैं बीच से उठा रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली बीच पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कराने का था ये स्फीयर है, और मुझसे बोला गया कि स्फीयर का मास कैपिटल एम है, तो बताओ स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। देखो हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो सबसे सिंपल बॉडी जो होती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, तो वो होती है रिंग, ठीक है। ये रिंग ऐसे हमारे पास, ठीक है, और इस रिंग हमने क्या किया है, इस पूरे जो स्फीयर है ना, ठीक है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, हमने इस स्फीयर को लिया और मेल्ट करवा दिया और कन्वर्ट कर दिया रिंग में। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये और हमने कन्वर्ट किस में कर देना है, इसको रिंग में कन्वर्ट कर देना है। रिंग का दोनों का मास सेम रहेगा, ठीक है, तो जो भी रिंग का जो रेडियस होगा ना, मान लो इसका रेडियस के है, इन सच में हमने इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया कि स्फीयर का और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। तो जो इस रिंग का जो रेडियस आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस स्फीयर। मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला था 2/5 mr²। इसको हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया, रिंग में। रिंग का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² ठीक है। तो ये जो k जो हो गया ना, विच इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, ये रेडियस इस स्फीयर का कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये एक m कट जाएगा, तो k क्या हो जाएगा हमारा r√2/5, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग। और एग्जांपल ले लो इसमें, मान लो हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर। हमें क्या बोला गया है कि इसका मास m है, ठीक है, डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इसको क्या करो, मेल्ट करवा दो और इसको कन्वर्ट कर दो रिंग में, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इस रिंग का आपने बोल दिया कि जो रेडियस है ना वो कितना है, k है, इस रिंग का मास कितना है, m है। अभी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mk² हो जाएगा। ये mm कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू r/√2। ये इसका रेडियस क्या हो गया रिंग का, k r/√2 हो गया। दिस r/√2 जो कि इसका रेडियस है ना, ठीक है, दिस रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, ठीक है, इसको नोट कर दो। और डिस्क का कौन सा एक्सिस देना हमको, ये वाला एक्सिस, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो उसके लिए भी सेम होगा, रेट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा
कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसको रोटेट करवाया जा रहा है अबाउट इट्स लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक्सिस वहां पे मेंशन की जाएगी, ठीक है। तो बताओ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इसका मास m है और ये लेंथ l है, ये ब्रेथ b है, तो इसका बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं ml²/12, ठीक है, इक्वल्स टू mk²। mm कट जाएगा तो k क्या हो जाएगा, l/√12, 2 टू जा 4 टू जा 3, 2 l/2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन। लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब में रिंग को ही लेना है एक्चुअली, रिंग को ही स्टैंडर्ड हम लोग मान करके चलते हैं। इसकी अगर तुम देखो ना किताबों में, तो इसकी एक और डेफिनेशन, अगर तुम एस सी वर्मा की बुक को फॉलो करोगे ना, तो वहां पे इसको रिंग से कंपेयर किया गया है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को। और अगर तुम कोई दूसरी बुक उठा करके देखो ना, अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो या कोई दूसरी बुक उठाओगे तो उसको ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन उसका बनाया गया है, बट रिंग वाला डेफिनेशन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कल हम लोग सीख रहे थे मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक ट्रांसलेटिंग बॉडी के पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, और उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के मैंने तुम लोगों को तरीका बताया था कि ऐसे अगर कोई बॉडी जा रही है, ठीक है, एम बी ऐसे जा रहा है, तो इसका अगर पैरेलल जा रहा है अगर एक्स एक्सिस के, तो सीधे क्या करो, एम बी इंटू एच कर दो, ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एम बी इंटू ये आर वेक्टर होगा, ठीक है, तो मैंने बोला था कि इसका जो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एम वी इंटू एच कर दो, दैट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ट्रांसलेटिंग पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल ले लो, कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कैसे आ सकते हैं हमारे, देखो एंट्रेंस में बोला गया कि एक बॉडी है जिसको ना कुछ स्पीड से फेंका गया है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो इसकी जो स्पीड है ना वो आपको दी जाएगी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल आपको दिया गया 37 डिग्री, ठीक है। और ये पूछा गया है कि बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे पी पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एट पी व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो देखो हमने जब इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया ना, हमको अबाउट ओ, ये ओ पॉइंट, तो हम करेंगे क्या इसमें, यहाँ पे यहाँ से क्या करो, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे ना, ये पी कैसा पॉइंट है, पी हाईएस्ट पॉइंट है, दिख रहा क्लियरली, टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी जाती है इसकी, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हमको ओ के अबाउट निकालना है, तो सीधी सी बात है, अगर ओ के अबाउट निकाले अगर हम लोग, तो ये जरा सा लाइन अगर तुम खींच करके देखो ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसका मोमेंटम होगा एम वी, डी मोमेंटम हो जाएगा एम वी कॉस 45, क्योंकि हमको पता है या कॉस 37 अगर हमने यहाँ पे एंगल लिया, तो ये यहाँ पे इसका मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है, और क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और हर पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे कि
आगे हम क्या देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, तो ये मैंने क्या बोला था कि हमेशा कौन सा डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, हाँ, मैक्सिमम फाइंड करनी पड़ेगी, ये हमारा, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया ना, तो हम क्या बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी जैसे तुम लोगों को मैंने ट्रिक सिखाया एम बी कॉस 37 डिग्री इंटू मैक्सिमम हाइट दैट इज एच, ठीक है, और मैक्सिमम तो निकालने के लिए आती है ना एम बी कॉस 37 डिग्री इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये u पता रहेगा हमको, थीटा पता रहेगा, ठीक है, हमको g पता रहेगा, हम उसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ p अबाउट o। देखो अगर तुमको टेक्निक याद है ना, मान लो किसी को ये टेक्निक नहीं याद है, ठीक है, वो क्या करेगा एम बी फिर वो थीटा एंगल से बनाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा क्या होगा एंट्रेंस में, अगर तुम ये वाला सवाल अगर आता है ना, तुम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही सवाल का जो फॉर्मेट होगा ना टफ कब हो जाता है, अगर मैक्सिमम हाइट पे नहीं मांग करके किसी और पॉइंट पे मांगे, मान लो यहाँ पर मांगे, यहाँ पे एक्स पॉइंट, बताओ टी हमको गिवन रहेगा, इस समय में क्या होगा मोमेंटम, फिर वो क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे जाकर के पहले दोनों वेलोसिटी लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमको इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी से टाइम पता रहेगा हमको, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, फिर हम यहाँ पर इसका लिखते हैं एम आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, v हमको यहाँ पे v कॉस u कॉस 45 डिग्री ऐसी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल निकालनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे i j k में जाएंगे, फिर वो हम उसको लंबे में जा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक बार तुमको रफ आइडिया मिल गया कि पहले एक्स वाई निकालना होगा, फिर वी एक्स और वी वाई निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो होता है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे ना आगे जाकर के, ये तुम्हारे टर्म एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसा बताओ नीट पे भी नहीं आएगा, मेंस पे भी नहीं आएगा, ये ऐसा अगर आता है ना तो ये एडवांस में ही आएगा, ठीक है, दिस इज फॉर एडवांस, ये भी हमारे स्कूल एग्जाम में नहीं आना चाहिए, ये हमारे नीट में या मेंस में आएगा इस टाइप का, ठीक है, एंड ये वाला तो एक बार छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दे, तुम लोग इसको बाद में देख लेंगे, अभी खाली हम लोग इस लेवल का देखें ना, तो कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो हमको पता होना चाहिए। वाई निकालना पड़ेगा, नहीं देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम समझ देखो इस चीज को, जब ये ऐसे जाएगा ना, मैंने क्या बोला वेलोसिटी ऐसी हो तो तुम सीधे हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे जो है ना वेलोसिटी ऐसी जाएगी, ठीक है, अगर ऐसी जाएगी यहाँ पे हम ऐसा हाइट नहीं ले सकते, ठीक है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका x कॉमा वाई निकालना पड़ेगा, और फिर हमको इसका vx और vy निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप vxi कैप प्लस vj vyj कैप और ये m, ठीक है, फिर ये x पता रहेगा, vx पता रहेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, ये वाला इतना आसान नहीं होता, ठीक है, कोई भी दूसरे पॉइंट पे इतना आसान नहीं होता, फिर तुम वहां पे डायरेक्टली हाइट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है, सिर्फ इसी केस में हो सकता है कि यहाँ पे देखो ना एंगल कैसा जा रही है, ठीक है, तो फिलहाल एक काम करते हैं हम लोग इस चीज को अभी एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है, वैसे भी ये नीट में और बोर्ड में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने बताया था, ठीक है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे तुमको एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने के लिए बोला जाए तो उसको आसानी से वहां पे निकाल सकते
आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। देखो अगर बॉडी प्योरली रोटेट करता है, प्योरली रोटेशन का मतलब सबको पता है कि एक पॉइंट बॉडी का ऐसा होगा जो फिक्स होगा, ठीक है। ये ऐसे बॉडी रोटेट कर रहा है और हमसे पूछा गया है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है। इसका मास क्या है, बॉडी का एम है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट पहले पकड़ा यहाँ पे ऐसा, दूसरा ऐसे पकड़ा, ठीक है। ये पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ठीक है। 1 2 हमने देखा कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट पार्टिकल L1 इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था ना, L वेक्टर का R क्रॉस P हमारा जनरल फॉर्मूला था। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, R, P के बदले में लिख सकता हूँ MV। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रेडियस अंदर की तरफ है, तो पार्टिकल जब घूमेगा तो रेडियस ऐसा होगा इसके लिए और वेलोसिटी ऐसी होगी ना, पोजीशन इसकी ऐसी जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी ऐसी होगी ना, सेंटर से नापेंगे ऐसे कैसे, रेडियस आर वेक्टर था टॉर्क के लिए हमने देखा था और एफ वेक्टर था, वैसे यहाँ पे एंगल 90 होगा, क्योंकि जब प्योर रोटेशन होता है तो हर पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ पे और वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। और टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस से कैसा होता है, 90 डिग्री पे। तो आर एम बी, ये 1, ये 1, ये 1। सेम वे से R1 M1 B को मैंने क्या लिखा, ओमेगा R1। ये क्या हो जाएगा हमारा M1 ओमेगा R1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने टॉर्क में जो था सबके लिए हमने अल्फा लिखा था, ठीक है, कॉमन। यहाँ सबके लिए ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे L2 क्या हमारा हो जाएगा M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, चलता चला जाएगा। L क्या हो जाएगा हमारा, सम इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, डॉट 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 चलता चला जाएगा। ये हो जाएगा ओमेगा I1 प्लस I2, ये हमारा हो जाएगा I ओमेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। याद रखना है कि ये वही बिल्कुल से एनालॉजी मिल रही है हमको जो हमने सीखा था ना, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम के लिए। अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए तो हमको उसके लिए कौन सी एनालॉजी मिल रही है, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। सबको इसको फटाफट नोट कर दो। याद रखना ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये इसमें से डिराइव होकर के आया। हेलो, हाँ लूसी है क्या, मैं आशु सर बोल रहा हूँ। आगे बढ़े हम लोग, हो गया, लिखो सबका ना। तो इस पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे सामने।
यहाँ पर बोला जाएगा कि मान लो ऐसे करके दो मासेज है, ठीक है। हेलो लूसी, तो क्लास में ज्वाइन नहीं की तो मेरे को हमेशा तुम लोग को फोन करना पड़ता, बताओ। ये दो मासेज है, ठीक है। और यहाँ पे ये इनके जो बीच का जो ये जो है ना रॉड, यहाँ पे ये इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है। और ये इसको ना रोटेट करवाया गया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और बोला गया है कि इसका बताना है कि इसको घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो हमको बताना है कि बताओ इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अगर हम सिस्टम का पूरा एंगुलर मोमेंटम देखिए अगर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी ओमेगा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट मासेज है, ठीक है। ये कैसे मासेज है, पॉइंट मासेज है। एंड दिस रॉड इज कैसा, मासलेस। तो एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा जाएगा तो ऑफ पार्टिकल वन, ये क्या होगा, आई ओमेगा। आई क्या हो जाएगा हमारा, एम एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। क्योंकि देखो ये सेंटर ऑफ मास अगर हमको बोला गया है तो ये दूरी यहाँ से एल बाय 2 हो जाएगी ना। तो आई ओमेगा एम एल बाय 2 का होल स्क्वायर टू ओमेगा। तो और सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल नंबर 2 ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम इसका देखिए रोटेशन तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जिधर भी एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, ठीक है, उधर ही एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है फॉर सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। जैसे रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, उन सब के लिए डायरेक्शन सेम होती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर ऐसे घूम रही है तो मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा ना। एंड यू कैन सी ये जो डायरेक्शन तो हमें दिख रहा है ये कैसा जा रहा है, डायरेक्शन हमें दिख रहा है क्लियरली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसके हाथ घुमा करके देखो ऊपर की तरफ जाकर रहिए, फिंगर्स को करके देखो, हम ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, इसका ऊपर होगा। और ये भी कैसा घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। दोनों का एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, एड अप कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 ml स्क्वायर बाय 4 ml स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ठीक है। दिस इज द नेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द टू पार्टिकल्स रोटेटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। इन द सेम वे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाए, ठीक है, तुमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने अगर आएगा तो तुम एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकाल सकते हो। मैंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज मतलब स्फीयर, उसके बाद रॉड, डिस्क, रिंग, इन सब के लिए, उनके लिए देखना ऐसा लिखा रहता है, दिस इज ये एल वेक्टर है सेम डायरेक्शन एज ओमेगा वेक्टर ओनली फॉर सिमेट्रिक बॉडी। हमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि बताओ यहाँ पे एक ऐसे करके एक डिस्क है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट डिस्क को घुमाया जा रहा है, ठीक है। इस डिस्क का मास m है, इसका रेडियस r है। बताओ इस पॉइंट के अबाउट घुमाया जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो डिस्क है,
तो डिस्क का हमको पता है mr²/2 होता है नेचुरल एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा 3m r²/2 हो जाएगा ना, इंटू ओमेगा कर दो, ठीक है। कोई भी हमको रॉड दे देगा, रॉड को घुमाया गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/2 होगा, रॉड को घुमाया गया एक एंड के अबाउट तो ml²/3 इंटू ओमेगा। आई बात समझ में? तो याद रखना है कि जब भी हमको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोला जाए कोई बॉडी के लिए, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम उसको फ्री कैसे आया, ये था ना हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डिस्क के लिए हमने क्या देखा था, mr²/2 था, ठीक है। mr²/2 था पैरेलल एक्सिस के लिए, प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका r हो जाएगा ना, 3/2 mr² नहीं हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, भूल गए? हाँ सर हो गया। ठीक है। सो सिंपल है, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा अभी, हमने सीखा है एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटिंग बॉडी, ठीक है। फिर हमने सीखा एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योरली रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये दोनों करने के बाद हम लोग के पास एक टॉपिक आएगा, एंगुलर मोमेंटम एक ऐसे बॉडी के लिए जो कि रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक जो है ना अभी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वाला, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली रोलिंग मोशन में आता है, तो उसको हम लोग वहां पे जाएंगे ना तो मैं तुम लोग को वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसपे क्या v=ω_r आता है, तो उसका कंसेप्ट पे मुझे बताना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा एक नए इसी से है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिजिक्स, ठीक है, ये वाला है कंजर्वेशन। ये ऐसा टॉपिक है ना, तुम समझ लो कि रोटेशन से, ठीक है, अगर मैं जो तुम लोग को मैंने बताया था हमारे आईआईटी के एग्जाम में कोई टॉपिक अगर सबसे या नीट में जो टॉपिक सबसे कॉमनली पूछा जाता था तो वो था वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं बताता हूँ ना जो टॉपिक एग्जाम में अधिकतर आता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। से तुम जरा जा करके देखना, आईआईटी में बहुत बार सवाल आ चुके हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे आईआईटी मेंस के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए। हर साल इसमें से इस टॉप रोटेशन के इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो मैं ये वाला जो टॉपिक, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट एन इजी टॉपिक। कंजर्वेशन को समझना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान होता है? क्योंकि देखो याद रखना कि जब हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं ना, ठीक है, तो मोमेंटम जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो मोमेंटम बॉडी का फिक्स होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होता है फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हम कौन सा एक्सिस चूज करते हैं वो डिसाइड करता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, हम पहली बात हम एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा पहले फील लेते हैं, ठीक है, कि हमने एंगुलर मोमेंटम क्यों पढ़ा है। तो याद करो हम मोमेंटम टॉपिक क्यों पढ़ते थे फोर्थ चैप्टर में, क्योंकि याद रखना दुनिया में ऐसा बहुत बार होता है जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगता हो, जैसे बम फूटता है, फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। एक कोई तोप से बम निकलेगा, फोर्स बाहर से कोई नहीं लगता है। बंदूक से गोली निकलती है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर बाहर से फोर्स नहीं लगता है। जब बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो कौन सी चीज ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है? तो आंसर है मोमेंटम। हम हमेशा कांस्टेंट पे, हमको कांस्टेंट बहुत पसंद होता है, जो चीजें नहीं बदलती है हम हमेशा उस पर फोकस करते हैं। इन द सेम वे जब हम रोटेशन चैप्टर में आते हैं तो अगर बाहर से किसी बॉडी पे टॉर्क ना लगे, ठीक है, जैसे फोर्स ना लगे तो क्या चीज कांस्टेंट था? आंसर है मोमेंटम। अगर मान लो किसी बॉडी पे बाहर से अगर टॉर्क ना लगे, ठीक है, तो क्या चीज उसके लिए कांस्टेंट रहेगी? तो आंसर है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंस समझ में आता है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन याद रखना जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो अगर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम
का कंजर्वेशन भी उसी पॉइंट के अबाउट ही होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है कि ये कहता है ना प्रिंसिपल कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ठीक है। धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आएगा जो जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार में ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार थोड़ा दो लाइन समझ में आएगी, फिर दो लाइन समझ में आएगी। कंजर्व अबाउट ए पॉइंट if tau, that is torque, about that point is zero, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी बात होती है ना, तो किसी पॉइंट के अबाउट बात होती है, ठीक है। हम जनरल बात नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते कि एंगुलर मोमेंटम इज जीरो बिकॉज टॉर्क इज जीरो। हमको वहां मेंशन करना होगा कि भाई किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो उस पॉइंट के अबाउट कैसा रहेगा एंगुलर मोमेंटम, कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको और समझ में आएगा। अभी देखो आगे हमने क्या पढ़ के रखा था कि फोर्स एक्सटर्नल क्या था, ये था डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अभी टॉर्क की नई डेफिनेशन बन गई, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ के देखेंगे। टॉर्क की नई डेफिनेशन क्या बन गई, डीएल बाई डी टी। अब यहां पर देखो कि इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो देन हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स और रेडियस एक ही लाइन पे हो, या मान लो ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो कोई फोर्स है जो उसी पॉइंट से पास हो रही हो, तो भी वो कंजर्व हो सकता है ना। या इंटरनल फोर्सेज भी हो सकती है उसके, जो तुमने बोला वो एक केस सही है। उसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं जहां पे टॉर्क जीरो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आने लग जाएगा। इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो देन एल वेक्टर अबाउट अ पॉइंट, एल वेक्टर इज कांस्टेंट अबाउट दैट पॉइंट, है ना। देखो टॉर्क क्या हो गया, डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क। ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है इन रोटेशन। और अगर तुमको अगर मान लो अगर पढ़ाया जाए टॉर्क, हालांकि मैंने तुम लोग को पढ़ाया कैसे था, टॉर्क आर क्रॉस एफ से, ठीक है। लेकिन हाँ रोटेशनल इक्विवेलेंट कंजर्व रहेगा वो, ठीक है। अब मान लो जैसे तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, याद करो कि मैंने टॉर्क तुम लोग को पढ़ाया था आर क्रॉस एफ से, ठीक है। लेकिन अगर टॉर्क में चाहता ना, तो मैं अगर मान लो तुम 13 क्लास मतलब कि तुम मान लो तुमको तुम्हारा रोटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ तुमको अच्छे से आता है, कोई तुमको टॉर्क ऐसे भी पढ़ा सकता था कि टॉर्क क्या हो जाएगा उसके लिए, एल डी, एल को क्या लिखते हैं हम लोग, आई ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। कोई ऐसे बोल देगा टॉर्क को डिराइव करो, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आई को बाहर ले लिया, डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो एक तरीका हो गया टॉर्क को डिराइव करने का। यहाँ से देखो तो कैसे कैसे हमने देखा था, इसके लिए देखा था एम वी, तो एम बाहर गया तो डीवी बाई डी टी के आगे ए आ गया था। हम लोग इसको टॉर्क को ऐसे तो डिराइव कर सकते हैं, हालांकि तुमको मैंने शुरू में ये चीज नहीं बताई थी, बिकॉज शुरू में क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये भी तरीका हो सकता है टॉर्क डिराइव करने का फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो टॉर्क की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो डी एल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एल कांस्टेंट है मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। एंगुलर मोमेंटम ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है रोटेशन ट्रांसलेशन में जो कंजर्व रहती है ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन मतलब बाहर से कुछ हलचल ना हो, कोई फोर्स ना हो। आंसर है लीनियर मोमेंटम। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है रोटेशन डायनेमिक्स में जो कांस्टेंट रहती है ऑन इट्स ओन, मतलब बाहर से कोई टॉर्क ना हो, तो आंसर है एंगुलर मोमेंटम।
टॉर्क का डेफिनेशन क्या बन सकता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। इसके बेसिस पे ना हम लोग को पता है, हम लोग के लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर ही होती है। जैसे देखो, मैं पेज बता रहा हूँ। जैसे ये पता है, देखो सच्ची बात है कि एक बार ऐसा हुआ भी था। ठीक है, जब मैं छोटा था ना, तो एक्चुअली हम लोग के घर के ना 4th फ्लोर पे एक ऐसे कोई बिल्ली थी। तो मैंने ना बिल्ली को भगाने की कोशिश की ना, तो बिल्ली जो है ना, समझो ना, लगभग चौथा नहीं होगा, तीसरा फ्लोर होगा। ठीक है, बिल्ली वहां से नीचे गिर गई। और बिल्ली नीचे गिरी ना, तो पता है उसको तो भी कुछ नहीं हुआ। और वही कोई आम आदमी गिर जाए, कोई दूसरा जानवर गिर जाए ना, ठीक है, तो उसकी हड्डी-पसली टूट जाए, वो मर भी जाए। लेकिन बिल्ली गिरी, बिल्ली वहाँ से तुरंत भाग भी गई। ठीक है, पता है कहानी भी थी, ठीक है? उस कहानी में भी कुछ ऐसी कहानी थी कि जो बिल्ली ऊपर से गिर जाती है, तो उसको लगता है बिल्ली मर गई है, और उसकी वो फिर बिल्ली उसके लिए पाप पल प्रायश्चित करने के लिए बहुत सारा सोना-चांदी देता है, ठीक है? बाद में पता चलता है बिल्ली जो नीचे गिरी थी, वो वहाँ से भाग गई। देखो बिल्ली के साथ ऐसा क्या खास होता है कि बिल्ली अगर ऊँचाई से गिर जाए तो नीचे गिरे, तो उसकी हड्डी पसली नहीं टूटती है और वो जिंदा बच जाती है। देखो बिल्ली का जो बॉडी होता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? बिल्ली का बॉडी अगर फ्लेक्सिबल होगा ना, तो बिल्ली क्या करती है, जैसे गिरेगी ना, तो पता है बिल्ली को पहले अंदाजा हो जाता है इस चीज़ का कि ज़मीन से उसकी ऊँचाई कितनी है, और वो क्या करती है, अपने पूरे बॉडी को जो है ना कर्ल कर लेती है ऐसे करके, ठीक है? पूरे बॉडी को क्या करती है, कर्ल कर लेती है। जब मान लो तुम अपने बिल्ली जब पूरे बॉडी को कर्ल कर लेगी, तो उसका जो मास है, वो तो पूरा उसके एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा। जैसे उसका पूरा का पूरा मास उसके एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो कम हो जाएगा, ठीक है? पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I था, वो गिरेगी तो रोटेट करती है, उसका एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा था। जैसे वो देखी कि वो ग्राउंड से कुछ ऊँचाई पर है, वो क्या करेगी, अपने पूरे बॉडी को सिकुड़ लेगी, ठीक है? और अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करती है, चेंज कर लेती है, पास लाकर। जब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करती है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है हवा में ही। क्योंकि देखो, क्योंकि हवा में उसपे कोई बाहर से कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा। तो आई ओमेगा जो इनिशियल था, वही आई डैश नया हो गया, ओमेगा डैश नया हो जाएगा। और वो अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ती है ना कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसी हो जाए कि जब वो ज़मीन पे गिरे ना, तो वो अपने पॉज़ के दम पे गिरे, अपने पैर के दम पे गिरे, ठीक है? सिर के दम पे ना गिरे। और उसके पॉज़ क्या होते हैं, देखो उसके पॉज़ होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? कुशन टाइप के होते हैं। तुमको तो पता ही है कि अगर कोई चीज़ अगर हम लोग कुशन के दम पे गिरती है, तो उसपे क्या होता है, फ़ोर्स वहाँ पे कम लगता है, क्योंकि क्या होता है, मोमेंटम धीरे-धीरे चेंज करता है, ठीक है? अभी क्लास खत्म होगी ना, तो फिर से जॉइन कर लेना 15 मिनट के लिए। तो जैसे वहाँ पे गिरेगी ना, ठीक है? तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऐसा चेंज करती है ना कि वो उसके पॉज़ के दम पे गिरे, और उसको चोट वहाँ पे कम से कम लगती है, और उसपे जो हड्डी-वड्डी टूटा था ना, वो नहीं टूटती है वहाँ, ठीक है? मैं क्लास एंड कर